हेलो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी लाइक और कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एपिसोड 11। अभिजीत गुस्से में था। वह श्रेष्ठ को अपने भांजे की कस्टडी नहीं देना चाहता था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कस्टडी श्रेष्ठ के नाम पर ट्रांसफर करके उस पर साइन कर दिए थे। श्रेष्ठ, अभिजीत और बाकी लोग कोर्ट रूम से बाहर आ चुके थे। बाहर आते ही अभिजीत ने श्रेष्ठ को देखते हुए कहा, हम तुम्हें अपने भांजे की कस्टडी नहीं देंगे। तुम हमारे भांजे के बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने उसकी मां के साथ जो किया, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हें अपने भांजे की कस्टडी देंगे। विधायक साहब भूलिए मत, जज साहब ने फैसला हमारे हक में किया से। अब आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ को नहीं जा सके हो। अगर तूने ऐसा किया तो मजबूरन मैंने आपको अपने रास्ते से हटाना होगा, और ऐसा मैं किस तरह करूंगा थारे से बेहतर कौन जान सके से। श्रेष्ठ खतरनाक मुस्कान के साथ धमकी देते हुए कहा, जिस पर अभिजीत गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, जिस इंसान ने अपनी पत्नी को धोखा दिया, पता नहीं कौन सी बदकिस्मत लड़की होगी जो तुम्हारी जिंदगी में पत्नी बनकर आई होगी। उसको देखकर श्रेष्ठ ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उम्र में वो महारे से छोटी, घनी फुटरी और कच्चे सोने की गोली से, जिसे पिघला कर मैं किसी भी सुथरे जेवर में बदल सकूं सू। महारे छोरे की चिंता मत करो, मैं वह छोरी को पिघला कर वह की मासा भी बन सकूं सू, वह भी सगी मासा से कहीं ज्यादा अच्छी मासा। अभिजीत दांत पीसते रह गया था। वही वल्लभ ने अभिजीत को समझाते हुए कहा, विधायक साहब आपको और जिद नहीं करनी चाहिए। बाप बेटे में आना आपको शोभा नहीं देता। अभिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भरी और श्रेष्ठ को देखते हुए बोला, हमारा पिए उसको लेकर आता ही होगा। अगर हमारे भांजे के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर हम तुम्हारा वह हाल करेंगे जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ थोड़ा हंसते हुए बोला, घनी पुरानी धमकी दे रहा से। 20 बार सुनी से मने, कुछ तो नया सोचना चाहिए था थारे को। अभिजीत, सॉरी महारा मतलब विधायक सा। श्रेष्ठ तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अब अभिजीत गुस्से में उसको जवाब देने के लिए कुछ कहने को हुआ, लेकिन इतने में उन दोनों के कानों में एक बच्चे की आवाज पड़ी, बापू सा, बापू सा। यह आवाज सुनकर उन लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया जहां से एक 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसके फेशियल फीचर्स देखकर साफ पता चल रहा था कि वह श्रेष्ठ का बेटा संकल्प है। उसे देखते ही श्रेष्ठ, शाश्वत और वल्लभ तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। संकल्प आते ही श्रेष्ठ को लिपटते हुए बोला, बापू सा। उसने संकल्प को अपनी गोद में उठाते हुए सवाल किया, महारे लाडे सा कैसो है? बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। आई वॉज मिसिंग यू, संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर श्रेष्ठ ने उसके माथे पर आए हुए बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा, आई वॉज मिसिंग यू अ लॉट टू। बापू सा, हमने सुना है कि आप हमें लेने आए हैं, और यह भी कि आप हमारे लिए मासा लेकर आए हैं। क्या ये सच है? संकल्प ने अपने छोटे से मुंह से सवाल किया, जिस पर श्रेष्ठ ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ हमारे लाडे से यो सच है, और अगर तने वो मासा पसंद को नहीं आई ना, तो मैं वह ने थारी खुशी के वास्ते बादल भी दूंगा। उसकी बात सुनकर वल्लभ और अभिजीत दोनों ही उसको हैरानी से घूरने लगे। वो गुड़िया है जो उसे बदल दोगी श्रेष्ठ? अभिजीत ने मुंह बनाते हुए बोला। सच में? संकल्प ने सवाल करते हुए कहा। श्रेष्ठ ने जवाब में गर्दन हिला दी। अभिजीत अपना गुस्सा थूककर संकल्प के गाल सहलाते हुए बोला, बेटा अगर तुम्हें हमारी याद आए या वहां पर तुम्हारा दिल ना लगे, तो अपने वल्लभ मामा सा को बोलकर हमें फोन करवा देना, हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। और जी मामू सा, संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, और श्रेष्ठ उसे लेकर शाश्वत और वल्लभ के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिजीत ने किसी को कॉल किया। इधर जब सामने वाले ने कॉल रिसीव की तो वो विनम्रता के साथ बोला, खम्मा घनी दाता हुकुम। अभिजीत, काम हुआ क्या? सामने से आघात जी की आवाज आई। अभिजीत ने जवाब देते हुए कहा, दाता हुकुम, काम हो गया, लेकिन हमें अभी भी नहीं लगता कि हमने अपने भांजे की जिम्मेदारी श्रेष्ठ को देकर सही नहीं किया। आपने बोला इसलिए हमने शादी की शर्त रख भी कर उसको कस्टडी देने का वादा किया, पर उसके हाव भाव से हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह शादी को सीरियस ले रहा है। उसके लिए वह लड़की सिर्फ एक मोहरा है, जिसे वह जैसलमेर की राजगद्दी के मिलते ही अपनी जिंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। धीरज रखो अभिजीत, अभी मने ने वा को राजगद्दी सौंपने का ऐलान को नहीं किया, और तू अपने भांजे की चिंता मत कर, वो हमारा पोता से। वह के वास्ते कोई ऐसी वैसी छोरी को मासा बनाकर नहीं लेकर आए हम अपने घर में, आघात जी ने सामने से जवाब देते हुए कहा।
जिस पर अभिजीत एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ हम जानते हैं कि आप ऐसी वैसी लड़की को अपने घर की छोटी बिंदनी नहीं बनाएंगे। श्रेष्ठ बता रहा था, वो लड़की उससे काफी छोटी है और वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अगर उसने उस लड़की पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया ना, तो जो आप और हम सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा। पत्थर दिल श्रेष्ठ के सीने में धड़कन कभी पैदा नहीं होगी। वो जानवर से इंसान कभी नहीं बन पाएगा। सामने से आघात जी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, तूने कभी सतरंगी चिड़िया के बारे में सुना है? वाह के पर और रंग रूप को देखकर सब लोग वाह को पिंजरे में कैद करना चाहवे से, लेकिन वाह को कैद करना घना मुश्किल होवे से। वाह सतरंगी चिड़िया की तरह से कस्तूरी सिंह सिसोदिया, वाह को भी कैद करना मुश्किल से। वाह को शादी के लिए भी मजबूर किया गया था। जे वास्ते वाह छोरी श्रेष्ठ की गलतफहमी घनी जल्द दूर कर देगी। दाता हुकुम, हमें भरोसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो। हमने अपनी बहन की आखिरी निशानी श्रेष्ठ को सौंपकर कोई गलती नहीं की है। ये बात जल्द साबित हो जाएगी। अब हम फोन रखते हैं खम्मा घनी। सामने से अभिजीत ने ऐसा बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वह भी वहां से अपने पिए के साथ घर के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ दोपहर का समय, गौरव महल में कस्तूरी श्रेष्ठ के कमरे में बंद थी। काफी देर रोने धोने के बाद वह अपनी जगह से खड़ी हुई और आंसू साफ करते हुए बोली, कितने पत्थर दिल इंसान है इस महल के। एक नत के लिए हमारा खाना बंद कर दिया। परसों से हमने ठीक तरह से खाना नहीं खाया। किसी को हमारी चिंता नहीं है। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े उसके हैंडबैग पर पड़ी, जो कि वो अपने मायके से आते समय अपने साथ लाई थी। उसे खोलकर देखने पर उसको उसमें से एक चॉकलेट का बॉक्स मिला, जिसे खोलकर वह चॉकलेट खाने लगी। उसकी भूख थोड़ी शांत हुई तो वह एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कान्हा जी हम कितने समझदार हैं। अच्छा हुआ जो हमने आते वक्त अपनी कैंडिस और चॉकलेट अपने बैग में डाल ली, वरना ये लोग तो हमें भूख से ही मार देते। गलती दीदी ने की तो उसकी गलती की भरपाई भी हम कर चुके हैं, फिर भी हम पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। वो ऐसे ही उन लोगों को कोसते हुए चॉकलेट खा रही थी। इधर रसोई में दोपहर का खाना बना रही घर की औरतें उसकी चिंता कर रही थी। सुनंदा ने चिंता करते हुए कहा, ये श्रेष्ठ अभी तक आया क्यों नहीं? जब तक वह नहीं आएगा बेचारी बिंदनी को संध्या जीजी खाना भी नहीं खाने देंगी। ऐसे बेचारी को कब तक भूख ही रखेंगी वो। सही कहा जीजी, हमें तो बेचारी बिंदनी पर तरस आ रहा है। उसकी बात में हामी भरते हुए नंदिनी भी बोली। तभी शुभी उन दोनों को देखते हुए बोली, काकीसा ताईसा घर पर नहीं है क्या? हम चुपके से भाभीसा को खाना दे आए। उसकी बात सुनकर सब औरतें उसको घूर कर देखने लगी। पारुल ने उसको समझाते हुए कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत शुभी, वरना संध्या जीजी उसके साथ साथ तुम्हें भी बंद कर देगी कमरे में। और तुम्हें पता है ना, दाता हुकुम के अलावा वो और कोई नहीं है जिनकी बात वह सुनती है। जब तक तुम्हारे बापूसा वापस नहीं आएंगे तब तक तुम्हें भी कमरे में बंद रहना पड़ेगा। शुभी का चेहरा उतर गया, जिसे देखकर पारुल ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, उदास मत हो छोरी, हम लोग बिंदनी की मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ? उसका भरतार यानी श्रेष्ठ तो कर सकता है। वह चाहे पत्थर दिल ही सही हो, पर किसी इंसान को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। वह लोग अभी बात ही कर रहे थे कि तभी घर के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई, जिन्हें सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। श्रेष्ठ की मां सुनंदा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कि पारुल जीजी श्रेष्ठ आ गया। सिर्फ वही नहीं, हमारे घर का चिराग भी आया है। बिंदिनिया खाना लेगी, तुम और नंदिनी हमारे साथ चलो, संकल्प का स्वागत करते हैं। शुभी जाकर मंदिर से आरती की थाल लेकर आओ। पारुल ने उन सबको देखते हुए ये सब कहा तो वह सभी उसके कहे अनुसार सारे काम करने लगी। इधर श्रेष्ठ संकल्प को गोद में उठाकर शाश्वत और वल्लभ के साथ घर के दहलीज पर पहुंच चुका था। उसको देखकर सुनंदा, पारुल, नंदिनी तीनों बहुत ही खुश हुई। खम्मा घनी दादी सा, उस छोटे से बच्चे ने अपने हाथ जोड़कर उन सबको देखते हुए ये कहा तो सबके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। शुभी आरती की थाल लेकर वहां आई और पारुल को देखते हुए बोली, मां सा आरती। पारुल ने आरती उतारी और संकल्प को लेकर श्रेष्ठ घर के अंदर आ गया। सब लोग संकल्प से मिलने लगे। कुछ देर पहले उनके चेहरे पर कस्तूरी की वजह से जो चिंता की लकीरें छाई हुई थी वह अचानक से गायब हो गई। इन सब के बीच में श्रेष्ठ का ध्यान कस्तूरी और संध्या पर गया, जो कि वहां पर नहीं थी। श्रेष्ठ ने एक गहरी सांस लेते हुए सवाल किया, ताईसा यो संध्या ताईसा कट्ठे से और वो छिपकली आपकी छोटी बिंदनी कट्ठे पर है? उसका नाम सुनते ही सब औरतों के चेहरे गंभीर हो गए। पारुल ने गंभीर स्वर में उसको जवाब देते हुए कहा,
संध्या जीजी भानु भाईसा के घर गई है और जाते जाते तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे कमरे में बंद करके गई है। उन्होंने हम सबको वार्निंग दी है कि जब तक उसकी नथ उतराई की रस्म नहीं हो जाती तब तक उसे कोई खाना नहीं देगा। श्रेष्ठ एक गहरी सांस ली और संकल्प की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, महारे को लगा था कि संकल्प वापस घर आ गया से तो सब लोग घने खुश होंगे, लेकिन घर में तो मातम पसरा हुआ से और संध्या ताईसा को अच्छी तरह से बेरा से कि मने रीति रिवाज पर विश्वास कोनी से फिर भी ऐसा किया। तुम्हारे विश्वास के चक्कर में उस बेचारी छोरी को अन्न का एक दाना भी नहीं खाने दिया जीजी ने, और तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी वजह से भूखी है। अरे क्या कमी है बिंदनी में, क्यों नहीं उसको अपना लेता? सुनंदा उस पर बिगड़ते हुए बोली, जिस पर श्रेष्ठ अपने दोनों हाथ पीछे बंधे और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माँ सा एक लुगाई जब अपनी तकलीफ भरे दिनों से गुजर रही हो वैसे तो वा का भरतार वा के करीब जावे, क्या यूँ हो वैसे? मने को नहीं पता था कि संध्या ताईसा इतनी बड़ी लापरवाह होगी, जो कि कारण भी पूछना जरूरी नहीं समझे कि क्यों हम दोनों के बीच में कुछ को नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर सुनंदा पारुल दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पारुल सुनंदा को देखते हुए बोली, हमने तो संध्या जीजी को समझाने की कोशिश की थी कि उस बेचारी पर ऐसे अत्याचार ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो उसकी, लेकिन उन्होंने तो सुनना भी जरूरी नहीं समझा। बेचारी को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। हम अभी जाकर उसको खोलते हैं। जीजी अब नहीं रोक पाएंगी हमको। श्रेष्ठ पारुल को रोकते हुए कहा, ताईसा आप कुछ मत कीजिए, सुबह से वो कमरे में बंद है। अब तक तो आपको देख लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं देखा। मैं जाकर वा को देख लेता सू। इतना बोलकर श्रेष्ठ वहां से अपने कमरे में गया और दरवाजा खोला, जिसकी आवाज सुनकर कस्तूरी, जो कि एक तरफ दीवार से लगकर खड़ी चॉकलेट खा रही थी, उसने चॉकलेट अपने पीछे छुपा ली। लेकिन उससे क्या होने वाला था, उसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। श्रेष्ठ धीमे कदमों से चलता हुआ अंदर आया और उसे एक दीवार से ऐसे चिपका हुआ देखकर तिरछा मुस्कुराया। उसे देखकर कस्तूरी घबरा गई थी। श्रेष्ठ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यो तू अट्ठे छिपकली की तरह दीवार क्यों चिपकी हुई से? उसको देखकर कस्तूरी की सांस सूख गई थी। उसने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन श्रेष्ठ की नज़र उसके होठों पर लगी हुई चॉकलेट पर पड़ चुकी थी। वो उसके करीब आया और एक हाथ उसकी बगल में दीवार पर लगाकर उसके ऊपर झुक गया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी सिकुड़ती जा रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। श्रेष्ठ मुंह बनाकर बोला, बाहर सब लोगों को लग रहा से कि तू भूखी प्यासी अंदर बैठी से, लेकिन अट्ठे तो थारी चॉकलेट पार्टी चल रही से। कस्तूरी के हाथों पर भी चॉकलेट लगी हुई थी। वो उसे देखकर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मुंह बनाते हुए बोली, आपके घर वालों ने हमें यहाँ बंद कर दिया क्योंकि हम ये नथ नहीं उतार पाए और हमें खाना भी नहीं दिया, तो हम क्या करते? श्रेष्ठ ने उसके पीछे उसका हाथ खींचकर उस उंगलियों को सख्त कर लिया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की धड़कन हद से ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल कभी भी निकलकर हाथ में आ सकता था। उसको देखकर श्रेष्ठ ने उसके होठों से चॉकलेट अपने अंगूठे से साफ की और उसे भी सख्त कर लिया। उसकी हरकतें उस मासूम कस्तूरी के दिल को तेजी से धड़का रही थी। श्रेष्ठ ने उसकी नथ को देखते हुए कहा, थारे को पता भी से कि नथ उतराई का मतलब क्या होवे से? कस्तूरी मासूमियत से उसे देखते हुए बोली, मतलब नथ उतारना, और ये हमसे नहीं उतर रही। श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और फिर हल्के मुस्कुराते हुए बोला, दे मैं उतार देता सूजे को। उसने नथ उतारने के लिए उसे छुआ कि कस्तूरी दर्द से कराहते हुए उठी। उसके मुंह से निकला, आह मत कर, ये दर्द हो रहा है। श्रेष्ठ आगे कुछ बोलता या करता कि इतने में संकल्प की आवाज आई, बापू सा, बापू सा। वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर आया तो उसे देखकर श्रेष्ठ कस्तूरी को छोड़कर उसके पास चल गया। उसने संकल्प को गोद में उठा लिया। कस्तूरी उसे देखकर सवाल करते हुए बोली, ये कौन है? जे छोरा महारा से और इब से थारा भी, श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, जिस पर कस्तूरी हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, हे कान्हा जी, बच्चा, आप एक बच्चे के बाप है। एपिसोड 12। श्रेष्ठ के साथ उसके बेटे संकल्प को देखकर कस्तूरी ने सवाल किया, क्या आप एक बच्चे के बाप हैं? क्यों थारे को कोनी पता से? श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए सवाल किया। कस्तूरी सोच में पड़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इतने में संकल्प कस्तूरी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये हमारी माँ है? श्रेष्ठ ने उसको जवाब देते हुए कहा, हाँ हमारे लाडले यही से वो। संकल्प की नज़र कस्तूरी के हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट पर पड़ी,
जो उसने आधी खाई थी। उसे देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, आपके पास चॉकलेट है, यह आप हमारे लिए लेकर आई। ऐसे अनजान बच्चों को ना चाहते हुए भी कस्तूरी कुछ नहीं बोल पाई। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर वो सब कुछ भूल गई। उसने अपने चॉकलेट का डिब्बा उसके सामने करते हुए कहा, यह मेरी झूठी है, इनमें से कोई ले लो। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी, क्या हम ये सभी ले सकते हैं? उसके मुंह से मम्मी शब्द सुनकर कस्तूरी को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। जिसे श्रेष्ठ ने नोटिस किया तो वह उसे डांटते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, क्या हुआ? और टाबर थारे को कुछ बोल रहा से, तू चुप क्यों से? जितना प्यार उसको उस मासूम पर आ रहा था, उतना ही उसको श्रेष्ठ से डर लग रहा था, लेकिन वह उसको कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने पूरा डब्बा संकल्प को देते हुए कहा, ये लो, खा लो। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हो मम्मी, थारे को यो माँ पसंद आई? श्रेष्ठ ने सवाल किया। संकल्प ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी बात सुनते ही कस्तूरी के मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वो मन में खुद से बोली, यह एक बच्चे के बाप है। क्या ये बात घर में सबको पता थी? क्या दादी को भी इस बारे में पता है? अगर दादी सा को इसके बारे में नहीं पता होगा और अब उनको पता चल गया तो वह घर में सब पर गुस्सा करेगी और सब हमें गलत समझेंगे। क्या सोच रही से? तुम्हारे बेटे के बारे में सोच रही से? श्रेष्ठ ने सवाल किया तो कस्तूरी उसको असमंजस में देखने लगी। उसको धमकी भरे अंदाज में श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, यो महारा बेटा से, थारी बहन शादी के बाद यो की भी जिम्मेदारी निभाने वाली थी, तो अब अपनी बहन की जगह थारे को यो जिम्मेदारी निभानी से। तो इसको वाकई माँ की तरह प्यार दोगी। अगर प्यार में जरा सी भी कमी आई ना तो मैं सारी कमियां अच्छी तरह से पूरी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी डर गई। उसने मन में खुद से कहा, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अगर मुझे चूक हुई तो ये लोग मुझे वापस मेरे मायके भेज देंगे और वहां पर काका काकी और ताऊ ताई मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। हे कान्हा जी, ये बच्चा भी हमारी तरह मासूम है, हमारी मदद करना, हम इसका एक माँ की तरह ध्यान रख पाए। कस्तूरी ऐसे ही सोच में डूबी हुई थी और उसे देखकर श्रेष्ठ ने सवाल किया, अब अट्ठी खड़ी खड़ी क्या कर रही से? चलो बाहर खाना खाओ। कस्तूरी ने होश में आकर उसको देखते हुए सवाल किया, खाना? पर हमें तो खाना देने से मना किया है जब तक हम ये नत नहीं उतार देते। श्रेष्ठ कस्तूरी को देखते हुए बोला, मैंने थारे को कल भी बोला था, जब बात हम कहें थारे को वही करना से। मैं थारा पति सू और एक अच्छी पत्नी होने के नाते थारे को महारी हर बात माननी से। कस्तूरी उसकी बात में सिर हिलाकर वहां से जाने लगी तो श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, इस चॉकलेट को यहीं पर खत्म करो फिर जाना। मम्मी आप एक और चॉकलेट ले लो, हम दोनों ये डब्बा खत्म करेंगे फिर खाना खाने जाएंगे। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कस्तूरी से जब ये कहा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने संकल्प को गोद में लिया और वो दोनों बेड पर बैठकर चॉकलेट खाने लगे। उन दोनों की ऐसी हरकत देखकर श्रेष्ठ ने दोनों को देखते हुए मन में कहा, बावली पूछ, एक बच्चे को संभालने के लिए दूसरे बच्चे को बोल दिया, मैं भी पागल सू। श्रेष्ठ ने उनको डांटते हुए गुस्से में कहा, दांत खराब करने से हम दोनों को, और तू छिपकली, थारे को इसकी माँ बनने के लिए बोला से, दोस्त बनने के लिए कोनी। गोद में उठा या को और छोड़ यो सारी चॉकलेट, निकलो दोनों अट्ठे से। श्रेष्ठ से डर के संकल्प कस्तूरी को लिपट गया और कस्तूरी भी डर के मारे संकल्प से लिपट गई। उसने संकल्प को गोद में उठाया और अपने भारी से घाघरे को संभालते हुए कमरे से बाहर चली गई। श्रेष्ठ अपना सर झटकता रह गया। कस्तूरी जैसे ही संकल्प को लेकर बाहर आई, उसको संध्या मिली। वो उसको देखकर गुस्से में बोली, तू बाहर कैसे आई? तुझे तो हमने अंदर बंद किया था। बड़ी दादी सा खम्मा घनी। संकल्प मुस्कुरा कर बोला, जिसको देखते ही संध्या ने उसका सिर सहलाया और जवाब देते हुए बोली, लाडस, तू आ गया, कैसा है? बहुत ही प्यारा, आपकी तरह। संकल्प ने जवाब दिया। वो लगभग हर इंसान को ऐसे ही जवाब देता था जो उसको उसका हाल चाल पूछता था। और संध्या कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद फिर से कस्तूरी पर बिगड़ते हुए गुस्से में बोली, तुझसे हमने कुछ पूछा है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझे तो हमने कमरे में बंद किया था। तभी कस्तूरी के पीछे से श्रेष्ठ की आवाज आई, इसे हमने निकाला है ताईसा। उसकी आवाज सुनकर संध्या ने गुस्से में कहा, यह क्या बावलापन कर रहा है तू? इस छोरी के नखरे देखे तूने, तुझे अपने करीब नहीं आने देती।
अपनी बहन की तरह इसको भी भगाना होगा। मासिक धर्म चल रहा से। जय वास्ते हम दोनों ने कुछ नहीं किया, श्रेष्ठ ने संध्या को देखते हुए जवाब दिया। तो वह चुप हो गई। वही कस्तूरी की आंखें हिरनी से बड़ी हो गई और वह मन में खुद से बोली, इनको कैसे पता चला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। वह असमंजस में श्रेष्ठ को देख रही थी। संध्या श्रेष्ठ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती, ऐसे अपनी ताई से बात कर रहा है, वह भी अपनी लुगाई के सामने। इसमें काय बात की शर्म। जब थे ने हम दोनों पति पत्नी की बीच की बात सबके सामने ला दी और महारे का मजबूरन सबको यो के बारे में बताना पड़ा। आपने महारे को जय वास्ते मजबूर किया से, श्रेष्ठ मुंह बनाते हुए बोला। जिस पर संध्या कस्तूरी को देखकर उस पर बिगड़ते हुए बोली, इसके मुंह में क्या जबान नहीं है, यह नहीं बता सकती थी यह बात। श्रेष्ठ उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ताईसा आप भूल रही हो, ताऊसा ने काय बोला था, यो अभी छोटी से, या को इतनी समझ कोनी से, इसे समझाने में समय लगेगा, इस पर हम इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं थोप सकते। एक दिन हुआ नहीं इस लड़की को इस घर में आए हुए और तू इसकी तरफदारी भी करने लगा। जोरू का गुलाम बनने वाले लक्षण दिख रहे हैं तुम में। देखना ये लड़की तुम्हें पागल बनाकर भाग ना जाए। मुझे तो इस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। संध्या मुंह बनाते हुए जब ये बोली तो श्रेष्ठ एक नज़र कस्तूरी की तरफ देखता है और फिर संध्या को देखते हुए बोला, पर महारे को इस पर पूरा भरोसा है, ये कहीं नहीं भागेगी। श्रेष्ठ भरोसे के साथ बोल रहा था और उसको ऐसे खुद पर भरोसा करते हुए देखकर कस्तूरी ने अपने मन में खुद से कहा, कल तो मुझे इतना डांट रहे थे, आज मेरी तरफदारी कर रहे हैं। आखिरकार इनके मन में है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतने में वहां पर सुनंदा आई और उन लोगों को देखते हुए बोली, आप लोग अभी तक यहीं पर खड़े हुए हो, खाना लग गया है। सुनंदा की बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए कहा, माँ साहब संकल्प को लेकर जाए, कस्तूरी को और महारे को अकेले में कुछ बात करनी से। उसकी बात सुनकर कस्तूरी मन में खुद से बोली, मुझे क्या बात करनी है इनसे। सुनंदा संकल्प को लेकर वहां से चली गई। संध्या भी कस्तूरी को गुस्से में कोसते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद श्रेष्ठ ने कस्तूरी का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया और फिर उसकी भूरी आंखों में देखते हुए बोला, पूछ के पूछना से थारे को, मुझे कुछ नहीं पूछना। कहकर कस्तूरी ने डरते हुए नामे सिर हिलाया। श्रेष्ठ अपनी उंगलियों से उसकी गाल को हल्के से छूते हुए बोला, थारी जुबान थारे हाव भाव से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही से। महारा नाम ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर से। हम उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेते हैं, दिमाग में जितने भी सवाल से फटाफट बोल। उसकी ऐसी हरकतों से कस्तूरी बहुत ही घबराई हुई थी। वो हड़बड़ा कर बोली, मुझे कुछ नहीं बोलना। एक और झूठ। महारे को झूठ से सख्त नफरत से। श्रेष्ठ गुस्से से बोला, जिस पर कस्तूरी ने हड़बड़ा कर सवाल किया, मुझे पूछना था कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। श्रेष्ठ उससे दूर हुआ और तिरछा मुस्कुराकर बोला, पूरी रात दर्द में करहा रही थी, वो भी अपना पेट पकड़कर। एक बच्चे का बाप सू का इतना भी नहीं जानता कि एक लुगाई ऐसा कदी करती से। कस्तूरी ने एक गहरी सांस ली और फिर सवाल करते हुए बोली, आप शादीशुदा हैं, आपका एक बच्चा भी है, पर आपकी पत्नी कहाँ है? उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ ने उसको बाजू से पकड़कर गुस्से में कहा, बोलने का मौका दिया था और तूने तो अपनी जुबान कैंची की तरह चलाना शुरू कर दिया। महारी पत्नी के बारे में आज के बाद अपने मुंह से एक भी शब्द निकला ना तो यो कैंची की तरह चलने वाले जुबान को कैंची से काट दूंगा। उसकी बात सुनकर कस्तूरी के पूरे बदन में डर के मारे कपकपी दौड़ गई। वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाई। उसकी नम आंखें बस डर के मारे बंद हो गई थी। जिसे देखकर श्रेष्ठ हंसते हुए बोला, लगता है थारे को गलतफहमी हो गई। मैंने थारी साइड ली तो थारे को लगा कि मैं थारे को अपनी पत्नी मान लूंगा। कभी नहीं कस्तूरी, तू हमारी पत्नी कोनी से और ना ही कभी बन सके से। यो घर में बहुत से नौकर से, तू भी खुद को उन्हीं में शामिल कर लेना। पर थारी नौकरी यही होगी कि थारे को महारे टाबर को संभालना से और महारी पत्नी बनने का नाटक करना से। बदले में थारे को 2 वक्त का खाना और चैन की जिंदगी मिलेगी। उसकी बात सुनकर कस्तूरी की आंखों से आंसू की धारा बह गई। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुस्कुराते हुए बोला, इन आंसुओं से महारे को फर्क ना पड़ेगा और शायद संध्या ताईसा को भी ना पड़ेगा। जय वास्ते अपनी आंखों को आंसुओं से खराब मत कर, चुपचाप महारी बात मानकर वही सब करो जो मैं बोल रहा सू। कस्तूरी ने अभी भी अपनी आंखें डर के मारे बंद की हुई थी। जिसे देखकर श्रेष्ठ थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, सुना तूने या ना? कस्तूरी ने अपनी आंखें खोली और डर से कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया।
जिसे देखकर श्रेष्ठ खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, महारे को औरतें और मर्दों दोनों में फर्क करना नहीं आता। जब भी वह दोनों में से कोई भी गलती करे से तो मैं बराबर सजा देता सूं। जय वास्ते तू भी यो सोचकर गलती मत कर बैठना कि थारे को छोरी समझकर माफ कर दिया जावेगा। इतना बोलकर उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर रास्ते की तरफ धकेल दिया। कस्तूरी गिरने ही वाली थी कि तभी किसी मर्द ने उसको संभाल लिया। उसकी टच से कस्तूरी और भी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वह काफी टच सेंसुअल था। उसके कानों में निरंजन की आवाज पड़ी, छोटी संभाल कर। यह आवाज सुनते ही कस्तूरी घबराहट के मारे जैसे तैसे खुद को संभाल कर और वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। निरंजन उसको जाते हुए लस्त भरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मन में खुद से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की, वह भी इस श्रेष्ठ सिंह तोमर को मिली। बहुत ही बुरी किस्मत है बेचारी की। लगता है मुझे ही इसकी किस्मत को बदलना पड़ेगी। उसके दिमाग में शैतानी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कस्तूरी को जाते हुए देखकर श्रेष्ठ ने अपने मूंछों को सेट करते हुए खुद से मन कहा, महारे को बहकाने की कोशिश कर रही थी। श्रेष्ठ सिंह तोमर को बहकाने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। और तू छोटी सी छिपकली, थारे को तो मैं एक हाथ से मसल दूंगा। अब कस्तूरी के साथ आगे क्या होगा? क्या श्रेष्ठ समझ पाएगा कस्तूरी की भावना को? क्या इरादे हैं निरंजन के? क्या कस्तूरी अपनी दादी को बताएगी संकल्प का सच? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। एपिसोड 13। उसके कानों में निरंजन की आवाज पड़ी, छोरी संभाल कर। यह आवाज सुनते ही कस्तूरी घबराहट के मारे जैसे तैसे खुद को संभाल कर उससे दूर हो गई। उसकी छुहन में उसे गर्मी महसूस हुई, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो खुद को संभाल कर वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। निरंजन उसको जाते हुए गंदी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने मन में खुद से कहा, इतनी खूबसूरत लड़की, वह भी इस श्रेष्ठ सिंह तोमर के लिए। बहुत ही बुरी किस्मत है बेचारी की, पर कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम इसकी किस्मत को बदल देंगे। उसके दिमाग में शैतानी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कस्तूरी को जाते हुए देखकर श्रेष्ठ ने अपनी मूंछों को सेट करते हुए खुद से मन कहा, मने बहकाने की कोशिश कर रही थी। ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर को बहकाने वाला अभी तक कोई पैदा को नहीं हुआ। तू तो छोटी सी छिपकली से, तने तो मैं एक हाथ से मसल दूंगा। श्रेष्ठ सबके सामने कस्तूरी के साथ उसके पति होने का नाटक कर रहा था। लेकिन सच कस्तूरी जानती थी। वो जब रसोई के पास डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो वहां पर घर के मर्द खाना खा रहे थे। उसे देखते ही संध्या ने उसको आंखें दिखाते हुए बाहर रुकने का इशारा किया, तो वह बेचारी वहीं रुक गई। लेकिन संकल्प की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह उसे पुकारते हुए बोला, मासा, आप वहां क्यों रुक गई? यहाँ आए हमारे पास। उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान कस्तूरी की तरफ चला गया। ऐसे घर के सभी मर्दों को अपनी तरफ देखते हुए जब कस्तूरी ने पाया तो वह थोड़ी घबरा गई। संकल्प शाश्वत के साथ बैठा हुआ था। वह अपनी कुर्सी से उतरा और कस्तूरी से जाकर लिपट गया। कस्तूरी ने उसको गोद में उठा लिया। उन दोनों को देखकर शाश्वत ने मुंह में बुदबुदाते हुए कहा, एक आंधी एक कोटी, यो दो बच्चों की जोड़ी। कस्तूरी और संकल्प को देखकर पारुल ने उनके पास आकर कहा, बिंदनी तुम इसको लेकर हमारे साथ चलो। वो उसे लेकर हाल में आई और वहीं पर उन दोनों का खाना भेज दिया। कस्तूरी संकल्प को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। अपने कमरे से निकलकर उस तरफ आ रहे श्रेष्ठ ने जब कस्तूरी को देखा तो उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। उसने मन में खुद से कहा, मने काबू करने के लिए महारी जिंदगी में छोरी लाना चाहते थे। आ गई छोरी, लेकिन काबू में तो महारे ही से ना। वह भी अपने घर के बाकी मर्दों के साथ आकर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद निरंजन भी उस तरफ आया तो उसकी नज़र भी कस्तूरी पर जमी हुई थी, जिसे देखकर उसकी पत्नी कुसुम, जो कि डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी, उसने मन में खुद से कहा, ये अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आते ही शुरू हो गए। हमें कस्तूरी को इनसे सावधान रहने के लिए बोलना होगा। खाना खाने के बाद सारे मर्द वापस अपने अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद सभी औरतों ने खाना खाया और जब सब खाने से फ्री हो गई, हाल में बैठी कस्तूरी जो कि संकल्प के साथ खेल रही थी, सब औरतें वहां पर आई। संध्या ने उसको देखते हुए कहा, 5 दिन बाद भी अगर यह नक नहीं उतरी तो तुम्हारी जगह घर की बिंदिनी से नौकरानी की हो जाएगी। तो याद रखना, गिनती मत भूलना। कस्तूरी अभी अभी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने संध्या की यह बात सुनी, उसके चेहरे की सभी भाव बदल गए और मायूस हो गई। संध्या वहां से अपने कमरे की तरफ आराम करने के लिए चली गई।
उसके जाते ही उसकी बाकी सासें पारुल, सुनंदा और नंदिनी कस्तूरी के पास आई। उसका सिर सहलाते हुए कहा, बिंदनी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे ताया ससुर दाता हुकुम वापस नहीं आ जाते, तब तक इस घर के 3 सदस्यों को गलती से भी गुस्सा मत दिलाना। कौन से 3 लोग? कस्तूरी ने सहजता से सवाल किया। तो सुनंदा में जवाब देते हुए कहा, पहले तुम्हारा भरतार और दूजा उसका छोटा भाई शाश्वत और तीसरी संध्या जीजी। इन सब से जितना हो सके अच्छे से पेश आना, जैसा ये बोले वैसा ही करना। हाँ बिंदिनी, वरना ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और स्वरूपनखा बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। नंदिनी थोड़ा मजाकिया लहजे में बोली, जिसे देखकर कस्तूरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसको देखकर पारुल ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत ही प्यारी लगती हो, किसी की नज़र ना लगे। संकल्प कस्तूरी की गोद में सो चुका था। उसे देखकर सुनंदा ने सवाल किया, अगर तुमसे संकल्प को संभालने में कोई मुश्किल आए तो हमें बता देना। अभी तुम इसको अपने कमरे में ले जाओ। कस्तूरी ने हाँ में सिर हिलाया और संकल्प को अपने कमरे में ले गई। बाकी औरतें भी अब बचा हुआ कुछ काम करने लगी। दूसरी तरफ जीटी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तोमर फैमिली 3 तरह के बिजनेस करती थी। तेल का व्यापार, चूना पत्थर और सीमेंट फैक्ट्री और होटल मैनेजमेंट का बिजनेस। वो पूरे राजस्थान में फैली हुई बिजनेस इंडस्ट्रीज थी। आज उनके पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऑफिस श्रेष्ठ, वल्लभ और शाश्वत के साथ अपने केबिन में मौजूद था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा एक फाइल पढ़ रहा था। उसका पूरा ध्यान उस फाइल में था। उसके सामने बैठे हुए शाश्वत और वल्लभ दोनों काफी गंभीर नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर छाए हुए भावों से पता चल रहा था कि वो श्रेष्ठ की फाइल पढ़कर कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद शाश्वत ने सवाल किया, भाई साहब भैया कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकाल कर ले गया वो राजावत और आपने कुछ भी कोनी करने दिया। युवा का काम कोनी से, बल्कि इनाम से, ताकि वो महारे और जैसलमेर की राजगद्दी में ना आए। श्रेष्ठ ने वा को देखते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर शाश्वत और वल्लभ दोनों को थोड़ा सुकून महसूस करने वाले ही थे कि इतने में श्रेष्ठ का फोन बज उठा। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ ने अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर कॉल रिसीव की तो सामने से गुस्से में भारी आवाज आई, तुम खुद को समझते किया हो श्रेष्ठ? हम क्या भिखारी है? एक तो तने हमने इतनी बड़ी डील सौंप दी, ऊपर से तू महारे से ऐसे बात कर रहे हो। लागे से थारी उम्र बढ़ाने के साथ साथ थारा मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। श्रेष्ठ राजावत को जवाब देते तिरछा मुस्कुराया। सामने से फिर राजावत की गुस्से में भरी आवाज आई, अभी तक तुम जैसलमेर की राजगद्दी पर बैठे नहीं हो, इसलिए इतनी अकड़ मत दिखाओ ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। मंजिल अभी बहुत दूर है। महारी मंजिल के रास्ते में आने वाले हर कांटे को अपने रास्ते से बेरहमी से हटाऊंगा। जे वास्ते तने पहले ही वार्निंग दे रहा सूं, आसानी से हट जाओ, क्योंकि महारी बेरहमी सहन करना थारे वास्ते सहन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन से। श्रेष्ठ ने ईवल स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहा, जिस पर सामने से राजावत गुस्से में बोला, जैसलमेर की गद्दी सिर्फ हमारी है और तुम उस पर कभी नहीं बैठ पाओगे ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। श्रेष्ठ अचानक से गंभीर हो गया था। उसको ऐसे देखकर शाश्वत ने सवाल किया, क्या हुआ भाई साहब? आप ऐसे अचानक से गंभीर क्यों हो गए? क्या बोल रहा था वह राजावत? कुत्तों का काम भूखना होवे से, और वो भी भूख रहा से। श्रेष्ठ ने जवाब दिया तो सामने से वल्लभ बोला, कुत्तों का काम काटना भी होवे से ठाकुर सा, वो कुत्ता कट्ठे काटने के लिए पीछे ना पड़ जाए। चिंता कोनी करो वल्लभ, हम जे कुत्ते का इलाज भी ढूंढ लेंगे। राजावत को तोहफा नहीं चाहिए तो वह से वापस छीन लो। अब शाम होने वाली से, यो काम खत्म करके तुम लोग घर वापस चले जाओ। मैं रात को देरी से ही आऊँगा या शायद आज बाहर ही रहूँगा। भाई साहब वह छोरी को आपके बारे में बता ना सके? शाश्वत ने सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसे देखते हुए जवाब दिया, वह कुछ बारे में बताने की क्या जरूरत? वह महारी लुगाई कोनी से, भूल तो कोनी गए कि मने वह से राजगद्दी के वास्ते शादी की से। मने देरी हो रही से, चंदा महारा कितने दिन से इंतजार कर रही से, मने वह से मिलने का मौका कोनी मिला। जे वास्ते आज मैं वह के पास ही रुकूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसको जाते हुए देखकर वल्लभ ने शाश्वत से सवाल किया, क्या ठाकुर सा हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे का क्या मतलब वल्लभ भाई सा? शाश्वत ने सवाल किया तो वल्लभ ने जवाब देते हुए कहा, महारा मतलब सोनपुरी जाकर चंदा से मिलना। अब तो इनकी शादी हो चुकी से। शाश्वत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई सा हम इस बारे में ना श्रेष्ठ भाई सा को कुछ बोल सके से और ना ही बोलना चाहे से। जे उनकी जिंदगी से,
वो अपने तरीके से जीना चाहे से तो जी सके से। हमें हमारा काम खत्म करके घर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर वल्लभ का चेहरा उतर गया और वह एक गहरी सांस लेकर उसके साथ वहां से अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। सोनपुरी, रेड लाइट एरिया, जैसलमेर। जैसलमेर का सबसे बदनाम और रंगीन इलाका। यहाँ सिर्फ नाचने वालियां ही रहा करती थी। बड़े बड़े मैखाने, जिसमें बहुत से ठाकुर और अमीर लोग अपने दिल बहलाने आया करते थे। रज्जो बाई एक निर्दयी और खतरनाक औरत थी, जो कि इस पूरे इलाके को कंट्रोल करती थी। चंदा जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो, एक खूबसूरत नाचने वाली जिसके लिए ये जगह पिछले 5 सालों से मशहूर थी जब से वो यहाँ आई थी। यहाँ की सबसे मशहूर नाचने वाली थी। बला की खूबसूरती, इनकी अदाओं से आज तक कोई भी बच नहीं पाया। कोई मंत्री हो या कोई संतरी, सब रात होते ही इनके कदमों में नजर आते थे। श्रेष्ठ की गाड़ी हमेशा इस मोहल्ले उस घर के बाहर आकर रुकती थी, जिसमें चंदा कुछ नाचने वालियों की रहा करती थी। आज भी श्रेष्ठ की गाड़ी वहीं रुकी और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। कई नाचने वालियों के लिए उसकी किसी खूबसूरत सपने जैसी थी, जिसे वो पाना तो चाहती थी पर नहीं पा सकती थी। कई तो इस कोशिश में भी रहती थी कि बस एक रात ही सही पर वो श्रेष्ठ के साथ रह पाए। वो उसको रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, पर आज तक कोई भी उसे फंसा नहीं पाई थी, क्योंकि वो यहाँ पर चंदा के लिए ही आया करता था। आज भी श्रेष्ठ अंदर चंदा के कमरे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर कई नाचने वालियां उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो सबको नज़रअंदाज करते हुए सीधे चंदा के कमरे में चला गया। ये देखकर वहां की सारी लड़कियों ने अपना मुंह बना लिया। चंदा का पूरा कमरा चमक दमक वाली चीजों से सजा हुआ है, जैसे आमतौर पर नाचने वालियों का होता है। इस वक्त चंदा अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। श्रेष्ठ अंदर आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया, जिसे देख चंदा उसे मिरर के जरिए देखकर मुस्कुराने लगी। तो आप आपने महारी याद ही गई ठाकुर साहब, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो बहुत ही यादा से उठकर श्रेष्ठ की ओर बढ़ी कि श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तो कोई भूलने वाली चीज से क्या चंदा जो को याद किया जाए। चंदा अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए बोली, वाहरी महारी किस्मत जो किसी को ना मिल सके से। वह महारे इतने करीब से के बात हो गई ठाकुर सा, जो शादी होने के बाद आपने अटके आना पड़ा से। श्रेष्ठ ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर उससे बोला, इतने दिन थारे से दूर था तो घनी याद आ रही थी थारी। चंदा ने अदाएं दिखाते हुए उसको बिस्तर पर लिटा दिया और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरने लगी। वो उसके ऊपर झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ब्याह के वक्त तो महारी याद को नहीं आई। ईद महारे पास करने आए हो आप, अपनी लुगाई के पास जाओ, वह के साथ अपना मन बहलाओ। वह महारा मन बहलाने के कबिल कोनी से, वह तो एक मोहरा से जो मने महारी मंजिल तक पहुंचाएगा, महारी राजगद्दी तक। जब वह की जरूरत खत्म तो जे शादी भी खत्म। ये बोलते हुए श्रेष्ठ ने उसे पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत से चंद के मुंह से ठंडी आह निकली। श्रेष्ठ चंदा के बेहद करीब था। क्या होगा जब श्रेष्ठ की हरकतों के बारे में कस्तूरी को पता चलेगा? क्या मासूम कस्तूरी श्रेष्ठ का काला सच जानकर उसकी पत्नी का फर्ज निभाएगी? कैसे आएगी श्रेष्ठ की सच्चाई कस्तूरी के सामने? रीडर्स कंटेंट कॉपी करके मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करूं। मेरी नॉवेल को आपने कॉपी करके यूट्यूब पर डाला और उसे रिमूव करने की रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने नहीं सुना, इसलिए मुझे आपके खिलाफ कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 उल्लंघन के खिलाफ प्रदान किए गए उपायों में कारावास 3 साल तक के साथ जुर्माना 2 लाख रुपये तक शामिल है। ये सजा आपके लिए उपयुक्त होगी, मुझे पूरा विश्वास है। पता नहीं ये कहानी चलेगी भी या नहीं चलेगी, पर मैं कुछ अलग लिखना चाहती थी, इसलिए एक ट्राई कर रही हूँ। एक राजकुमारी जिसने एक सैनिक से प्यार किया और उसके लिए छोड़ दिया अपने राजपाट और परिवार को, लेकिन उसका ये भ्रम तब टूट गया जब वह उस सैनिक के सच से अवगत हुई, जो कि और कोई नहीं उनके दुश्मन देश का राजा था। ये कहानी है स्वर्ण और प्रभा की। राजा स्वर्ण प्रताप सिंह, जिसके कौशल के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, क्योंकि उसने केवल 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता की राजगद्दी को संभालकर अपने साम्राज्य को महासाम्राज्य में बदल लिया था। 27 वर्ष का वह पुरुष इतना बलशाली और खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसके किस्से सुन करती तो उसकी दीवानी हो जाती है, लेकिन किस्सों से बढ़कर वह किसी की हकीकत बनकर उसके सामने आया था।
वही प्रभा अपने माँ बाप की लाडली बेटी, जिसको उन्होंने बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन उसको प्यार हुआ अपने ही राज्य के एक सैनिक से, जिसका असली नाम स्वर्ण था। उसके प्यार में पागल प्रभा ने अपने माँ बाप को धोखा दिया और बन गई उसकी पत्नी। लेकिन जब वह पहुंची स्वर्ण सिंह के राजमहल, तो उसे पता चली उसकी एक कड़वी सच्चाई। उसकी 6 रानियों थी, जो प्रभा से बड़ी और मूर्ख रानियां थीं। उनकी दासी बनाकर स्वर्ण सिंह ने फेंक दिया था प्रभा को उनके पैरों में। क्यों किया था स्वर्ण सिंह ने ऐसा, और क्या कारण था उसका एक सैनिक बनकर दूसरे राज्य में घुसने का? एपिसोड 14। श्रेष्ठ अंदर चंदा के कमरे की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर कई नाचने वालियां उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे चंदा के कमरे में चला गया। ये देखकर वहां की सारी लड़कियों ने अपना मुंह बना लिया। चंदा का पूरा कमरा चमक दमक वाली चीजों से सजा हुआ था, जैसे आमतौर पर नाचने वालियों का होता है। इस वक्त चंदा अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। श्रेष्ठ अंदर आकर उसके बिस्तर पर बैठ गया, जिसे देख चंदा उसे मिरर के जरिए देखकर मुस्कुराने लगी। तो अपने महारी याद ही गई ठाकुर साहब, वो मुस्कुराते हुए बोली। वो बहुत ही अदा से उठकर श्रेष्ठ की ओर बढ़ी। तभी श्रेष्ठ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तू कोई भूलने वाली चीज से क्या चंदा? जा को याद किया जाए। चंदा अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए बोली, वाह री महारी किस्मत, जो किसी को ना मिल सके से, वाह महारे इतने करीब से। क्या बात हो गई ठाकुर सा, जो शादी होने के बाद आपने अटथे आना पड़ा से? श्रेष्ठ ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर उससे बोला, इतने दिन थारे से दूर था तो घनी याद आ रही थी थारी। चंदा ने अदाएं दिखाते हुए उसको बिस्तर पर लिटा दिया और फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरने लगी। वो उसके ऊपर झुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ब्याह के वक्त तो महारी याद को नहीं आई। ईब महारे पास क्या करने आए हो आप? अपनी लुगाई के पास जाओ, वह के साथ अपना मन बहलाओ। वह महारा मन बहलाने के काबिल कोनी से, वह तो एक मोहरा से जो मने महारी मंजिल तक पहुंचावेगा, महारी राजगद्दी तक। जब वह की जरूरत खत्म तो जे ब्याह भी खत्म। ये बोलते हुए श्रेष्ठ ने उसे पलटा और खुद उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत से चंदा के मुंह से ठंडी आह निकली। श्रेष्ठ चंदा के बेहद करीब था। श्रेष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मने थारे से साथ अकेले में वक्त बिताना से, कुछ बात करनी से। चंदा ने उसको खुद से दूर करते हुए कहा, आप और आपकी बातें, चलो अट्ठे से। कहीं रज्जो ने आपकी बातें सुन ली तो महारी जान को आफत आ जाएगी। वो दोनों बैठ से उतरे और कमरे से बाहर आ गए। बाहर खड़ी दूसरी नाचने वालियां बेसब्री से श्रेष्ठ के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। श्रेष्ठ अपनी बाजू को फोल्ड करके घर से बाहर निकल गया। चंदा भी उसके पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद वह एक रेस्टोरेंट में गए और दोनों ने वहां पर खाना खाया। वह दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे। श्रेष्ठ खाना खाने में मग्न था। आसपास से गुजर रहे लोग चोरी छुपे उनको देख रहे थे, लेकिन वह दोनों उनको इग्नोर करके आराम से खाना खा रहे थे। जब उन दोनों का खाना हो गया तो श्रेष्ठ ने बिल पे किया और चंदा को देखते हुए बोला, चलो अब अट्ठे से। वह जहां जहां चंदा को लेकर जा रहा था, चंदा उसके साथ चुपचाप जा रही थी। आखिर में वह दोनों एक रेत के टीले पर पहुंचे, जहां पर उन दोनों के अलावा बस चंद की रोशनी थी, जो रात के अंधेरे में उसे रेत के टीले के मैदान को जगमगा रही थी। चंदा अपनी टांगे पसार कर बैठी हुई थी और श्रेष्ठ ने उसकी गोद में से रखा हुआ था। वह उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तो बताए ठाकुर साहब, आपको महारे से क्या बात करनी थी? ईब हम दोनों अकेले से। श्रेष्ठ कुछ देर चुप रहा। उसे ऐसे चुप देखकर चंदा ने फिर से सवाल किया, ठाकुर साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा से, जवाब दीजिए, क्या बात से? श्रेष्ठ ने आसमान में चमक रहे चांद को देखते हुए कहा, यो चांद कितना खूबसूरत से ना चंदा, आप मने अट्ठे यो बताने के लिए लेकर आए हो? चंदा मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर श्रेष्ठ उसकी गोद से उठकर सीधा बैठ और मुंह भी मुंह बनाते हुए बोला, तू आज गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? गुस्सा न करूं तो और क्या करूं? मने आपकी वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आप ऐसे शादी करके किस तरह वह छोरी को छोड़ सकते हो? चंदा मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर श्रेष्ठ ने उसे जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मनेवा की जरूरत को नहीं से। यो बहाना अच्छा से। क्या आप सब मर्द एक औरत को सिर्फ जरूरत के लिए प्यार करते हो? जरूरत के लिए ही वाह को अपनी जिंदगी में लाते हो? क्या आप हमारे साथ भी जरूरत के लिए ही हो? हाँ, जरूरत के लिए ही तो हो। आपको अपने दुश्मनों की खबर महारे से जो मिल जावे से। चंदा उस पर बिगड़ते हुए बोली,
जिस पर श्रेष्ठ ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मने लगा था कि मैं तू महारी लुगाई के बारे में जानकर ते थोड़ी जलन करेगी, पर अत्थे तो मामला उल्टा हुआ से। मने वा से क्यों जलन होगी, आप महारे इकलौते दोस्त हो, इस दुनिया में आपके अलावा महारा कोई नहीं से, इसीलिए आपको ऐसे अकेला नहीं देख सकती। पूरी दुनिया के सामने आप महारे से रिश्ता रखने का दावा करते हो, जेका कारण भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चंदा मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ उसकी गाल पर हाथ रखकर उससे सवाल करते हुए बोला, अच्छा तो बताओ क्या कारण से मैं थारे से रिश्ता रखने का दावा क्यों करता सू? क्योंकि आपको लगता से कि मैं अकेली यो भेड़ियों के झुंड में बकरी की तरह ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगी। कोई ना कोई मने जबरदस्ती अपना बना ही लगा। चंदा थोड़ा गुस्से में बोली। जिस पर श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, तो किसी की जबरदस्ती का शिकार तने बनना ही क्यों से? मैं तने रज्जों से आज़ाद करवा कर एक अच्छी जिंदगी दे सकता सू। आपको पता से ना मैं किसी का इंतजार कर रही सू। चंदा मुंह बनाते हुए बोली। जिस पर श्रेष्ठ थोड़ा हंसते हुए बोला, तो मैं कौन सा थारे से शादी करने वाला सू? तू महारे लिए दोस्त से और दोस्त की तरह ही रहोगी, चाहे पूरी दुनिया तने महारी रखेल ही समझती से। पर यो बात भगवान को तने और मने पता से कि हम दोनों के बीच में ऐसो रिश्ता कदी बना ही कोनी जो समाज को हमने दिखा रखा से। पूरी दुनिया के सामने आपने महारी वजह से अपनी छवि खराब कर रखी से। सब लोग यही समझते हैं कि मैंने आप पर जादू चला रखा से। चंदा खुद को कोस रही थी, जिसे देख श्रेष्ठ थोड़ा गुस्से में बोला, तू फिर से दुनिया की बातों को लेकर बैठ गई। महारे दिमाग में ऐसो कुछ कोनी से। मैं थारे इंतजार तक थारे साथ खड़ा सू, तब तक खड़े रहोगे। पता नहीं महारा इंतजार कभी खत्म भी होगा या नहीं, वो मने रज्जों से छुड़वाने कभी आएंगे भी या नहीं, तब तक मैं ऐसे ही पिंजरे में कैद रहूंगी। महारा भी दिल करे से कि मैं आज़ाद पंछियों की तरह, दूसरी आम औरतों की तरह अपने भरतार के साथ, अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों मैं यो सब कुछ नहीं देख सकती? क्या महारी जिंदगी में यो कभी को नहीं हो सकता? चंदा बोलते बोलते उदास हो गई। श्रेष्ठ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को अपने हाथ से सहलाते हुए बोला, चंदा जहर से भी जहरीला या इश्क से, जिसको मने भी प्यास है और तने भी प्यास है। तू जे जहर का इलाज करने के लिए अपने प्यार का इंतजार कर रही से, और थारे पास उम्मीद से कि वो कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन महारे पास कोई उम्मीद को नहीं से, मने बेरा से कि वह कभी भी नहीं आएगी। उसके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने चंदा का हाथ छोड़कर खुद को उस रेत पर लेटा दिया। वह कभी भी नहीं आएगी चंदा, वह कभी भी नहीं आएगी, कहते हुए उसकी आवाज में दर्द था, जिसे देखकर चंदा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने श्रेष्ठ की बगल में लेटते हुए कहा, वह आ चुकी से ठाकुर सा, आपको बस उसको पहचाना से, आपकी लुगाई उसी का रूप से, आप वह के अंदर अपना प्यार ढूंढो। एक बार कमजोरी पाली थी मने, अब फिर से कोनी पालनी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जरूरत खत्म होते ही वह छोरी को छोड़ दूंगा। मने वा से प्यार नहीं करना, मने वा का चेहरा नहीं देखना, मने वा बिल्कुल भी नहीं पसंद। श्रेष्ठ बेफिक्री से बोल रहा था। उसकी बात सुनकर चंदा ने मन में खुद से कहा, पर मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि आपको वो पसंद आ जाए, आप वह से प्यार करो। दूसरी तरफ गौरव महल, रात हो चुकी थी। कस्तूरी पूरा दिन अपने कमरे में ही रही, क्योंकि किचन में उसको जाने की इजाजत नहीं थी, और संकल्प की देखभाल में उसको कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया। वो सारा दिन उसके साथ खेलता रहा। खाना भी दोनों ने एक साथ कमरे में ही खाया। दोनों की काफी अच्छी जम गई थी। पूरा दिन संकल्प की देखभाल में निकालने के बाद कस्तूरी इतना थक चुकी थी, वह उसके साथ कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। रसोई का सारा काम खत्म करने के बाद सभी औरतों की तरह कुसुम भी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन जाने से पहले उसको कस्तूरी से निरंजन को लेकर बात करनी थी, इसलिए उसके कमरे के बाहर आई तो उन दोनों को देखकर मन में खुद से बोली, ये तो सो रही है, इस बेचारी को ऐसे उठाना सही नहीं होगा, कल सुबह इससे बात करूंगी, अभी के लिए रहने देती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर उसके कमरे में निरंजन लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसके लैपटॉप में इस वक्त लड़कियों की तस्वीर स्लाइड हो रही थी, जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। कुसुम ने अंदर जाकर जैसे ही दरवाजा अंदर से बंद किया तो निरंजन मुंह में उसको खोसते हुए बोला, सपना था गुलाब का फूल हासिल करने का और मिल गया ये कांटा, जो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। कुसुम उसके पास आई तो निरंजन ने उसको देखते हुए कहा, देख क्या रही हो, पैर दबाओ। कुसुम ने कुछ नहीं कहा और उसके पैरों के पास बैठकर पैर दबाने लगी।
जिसे देखकर निरंजन उस पर बिगड़ते हुए बोला, एक छोरा तो पैदा करके दे नहीं पाई, और अब मेरी सेवा करने में भी तुम्हारे हाथ दर्द करते हैं। अच्छी तरह से दबाओ। कुसुम उसके पैर दबाने के लिए पूरी जी जान लगाने लगी, और ऐसा करते हुए उसने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, ठाकुर सा, हमें आपसे देवरानी सा के बारे में बात करनी थी। निरंजन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, क्या बात करनी है? वो बहुत ही छोटी है और उसे श्रेष्ठ के लिए छोड़ दीजिए। कुसुम एक सांस में बोली देती है, जिसे सुनते ही निरंजन ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यह बात बोलने की? खुद तो किसी काम की हो नहीं और बोल रही हो कि मैं दूसरों से भी दूर रहूं। कुसुम को दर्द हो रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें नम थी और गर्दन झुकी हुई थी। उसकी गर्दन पर निरंजन की पकड़ सख्त होती जा रही थी। निरंजन अपने दांत पीसते हुए बोला, उसका पति तो उसको प्यार देगा नहीं। घर की मुर्गी तो उसके लिए दाल बराबर है। इससे तो अच्छा है ना कि मैं मुर्गी खा लूं। उसकी बात सुनकर कुसुम के आंखों से आंसू झलक गई। उसने निरंजन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देवरासा की नई नई शादी हुई है और कस्तूरी को अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ, प्लीज आप उस बेचारी पर अपनी गंदी नज़र मत डालिए। गंदी नज़र तो उसके पति ने मेरी जिंदगी और मेरे मकसद पर डाली है। घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। जैसलमेर की राजगद्दी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल किसे रही है? उसको, क्योंकि वह एक बच्चे का बाप है। ऊपर से अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, एक अच्छे खासे परिवार का मालिक, और मेरे पास क्या है? तुम्हारे जैसी बदसूरत औरत और एक लड़की जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने रोते हुए कहा, आपकी ही बेटी है, आखिर कब तक आप उसको उसके नानी के पास छोड़कर उससे पीछा छुड़ा लेंगे? हमें वह बच्ची नहीं, एक बेटा चाहिए, जो तुम हमें नहीं दे रही। इस बार फिर से अगर तुम्हारे पेट में लड़की हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ के घर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने मन में खुद से कहा, हे कान्हा जी, आपको हम पर दया नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बेचारी कस्तूरी पर तो दया दिखाए। देवरसा को गलत रास्ते पर चलने से रोकिए, उनके दिल में उनकी पत्नी के लिए प्यार जगाए, ना कि उस नाचने वाली चंदा के। एपिसोड 15। कुसुम के आंखों से आंसू झलक गई। उसने निरंजन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देवरासा की नई नई शादी हुई है और कस्तूरी को अभी इतनी समझ नहीं है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ, प्लीज आप उस बेचारी पर अपनी गंदी नज़र मत डालिए। गंदी नज़र तो उसके पति ने मेरी जिंदगी और मेरे मकसद पर डाली है। घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। जैसलमेर की राजगद्दी हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल किसे रही है? उसको, क्योंकि वह एक बच्चे का बाप है। ऊपर से अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, एक अच्छे खासे परिवार का मालिक, और मेरे पास क्या है? तुम्हारे जैसी बदसूरत औरत और एक लड़की जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने रोते हुए कहा, आपकी ही बेटी है, आखिर कब तक आप उसको उसके नानी के पास छोड़कर उससे पीछा छुड़ा लेंगे? हमें वह बच्ची नहीं, एक बेटा चाहिए, जो तुम हमें नहीं दे रही। इस बार फिर से अगर तुम्हारे पेट में लड़की हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे माँ के घर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस घर में रहने की। निरंजन गुस्से में बोला, जिस पर कुसुम ने मन में खुद से कहा, हे कान्हा जी, आपको हम पर दया नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस बेचारी कस्तूरी पर तो दया दिखाए। देवरसा को गलत रास्ते पर चलने से रोकिए, उनके दिल में उनकी पत्नी के लिए प्यार जगाए, ना कि उस नाचने वाली चंदा के लिए। इन सब से दूर रेत के टीले पर रेत पर लेटे हुए श्रेष्ठ ने चांद को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, चंदा महारे को थारी मदद चाहिए। ठाकुर सा, थैंक को मदद वास्ते पूछने की जरूरत कदी से पड़ने लगी। चंदा ने सामने से सवाल किया। श्रेष्ठ ने उसको जवाब देते हुए कहा, मैं गंभीर सू, मने राजावत का मुंह बंद करने वास्ते वह के मुंह में हड्डी डालने की कोशिश की थी, पर वह उस हड्डी से नहीं चुप हुआ। वह ने महारे को धमकी दी से कि वह महारे को जैसलमेर की राजगद्दी पर कदी ना बैठने देगा। तू वह पर नजर रख कि वह आगे काय करने वाला से। नजर रखने वास्ते वह अटठे होना भी तो चाहिए। महारे को आज दोपहर में मिलने के लिए बुलाया था, पर फिर वह ने वापस भेज दिया महारे को, क्योंकि वह जयपुर जा रहा से। चंदा ने सामने से जवाब दिया, जिस पर श्रेष्ठ हैरान हो गया। उसने चंदा को देखते हुए कहा, थारे को वह के बारे में और कोई भी खबर मिले तो महारे को सबसे पहले बताना। थैंक को समझ आया कि वह कटठई जा रहा से, वह की अगली चाल काई से। चंदा ने सवाल किया,
तो श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वह राजस्थान के राजवाड़े की बैठक में जा रहा से। जगथे जैसलमेर की गद्दी को लेकर फैसला सुनाया जाने वाला से। कैसे भी करके वह उस फैसले को अपने हक में करना चाहता है। अगर वह ने ऐसा कर लिया तो? चंदा ने थोड़ा चिंता करते हुए सवाल किया, जिस पर श्रेष्ठ ने जवाब देते हुए कहा, वह कुछ भी कर ले, जैसलमेर की राजगद्दी तो महारे को ही मिलेगी। दादोसा की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जैसलमेर की राजगद्दी पर हमारे परिवार का वही सदस्य बैठेगा जाकी शादी हुई हो और वह एक बच्चे का बाप हो, वह भी छोरे का। और यो बात तू अच्छी तरह से जानती से कि हमारे घर में यो दोनों शर्तें सिर्फ मैं पूरी करता सूं। हमारे परिवार के साथ राजावत का संबंध जरूर से, मगर वह यो दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, जे वास्ते वह को यो राजगद्दी कदी ना मिलेगी। और जब थैंग को यो राजगद्दी मिल जाएगी तो थैंग वह छोरी का क्या करेंगे? ताई सच में थैंग वह को छोड़ देंगे? चंदा ने फिर से चिंता करते हुए कहा। तो श्रेष्ठ मुंह बनाते हुए बोला, सब लोगों को वह छोरी की पड़ी हुई से। 20 बार तूने वह छोरी के लिए पूछ लिया से। मैं वह छोरी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। तुम्हारे दिल में वाह के लिए कभी भी जज्बात पैदा नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर चंदा चुप हो गई। उसने मन में खुद से कहा, कान्हा जी करे कि ऐसा कोनी हो थे के दिल में वाह छोरी के वास्ते जज्बात पैदा हो जावे। श्रेष्ठ और चंदा दोनों बातें करते करते वहीं पर सो गए। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी तो श्रेष्ठ की आंख खुली और वह चंदा को सोनपुरी छोड़कर गौरव महल के लिए निकल गया। वहीं महल में कस्तूरी और संकल्प दोनों एक दूसरे से लिपटकर उसके कमरे में बेड पर आराम से सो रहे थे। श्रेष्ठ जब अपने कमरे में आया तो उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर मुस्कान आ गई। संकल्प नींद में कस मसाया, मासा मासा। कस्तूरी भी नींद में ही थी। वो उसको अपने सीने से लगाकर सहलाते हुए बोली, सो जा मेरा बच्चा, मासा तुम्हारे पास ही है। श्रेष्ठ थोड़ा गंभीर हो गया। उसने छुपकर उन दोनों को ध्यान से देखा और फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर गई। वहां पर चॉकलेट का डब्बा पूरा खाली था। उनके चेहरों पर थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लगी हुई थी। वो उसके करीब आया और उसके कोमल गाल से अपनी उंगली चॉकलेट लेकर उसे सक कर लिया और उसकी नज़र कस्तूरी की नग्न कमर और क्लीविज पर चली गई। वो बहुत ही छोटी और नाजुक सी थी, लेकिन फिर भी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। श्रेष्ठ की धड़कन भी उसे देखकर बढ़ गई थी। अपने दिल पर काबू पाने के लिए उसको कंबल ओढ़ाना चाहा, लेकिन अचानक से वो खुद से बोला, यो छिपकली मने पागल कर रही से। श्रेष्ठ का गुस्से में पारा चढ़ गया। वो उन दोनों पर बिगड़ते हुए बोला, उठो, मने कहा उठो। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों मासूम बच्चे उठ गए। कस्तूरी ने संकल्प को अपनी गोद में लेकर उसे सहलाते हुए श्रेष्ठ से कहा, क्या हुआ? आप क्यों डांट रहे हो हमें इतनी रात में? रात नहीं, सुबह हो चुकी से। इसको आज स्कूल लेकर जाना से। पर थारे को देखकर लग रहा से कि इसके साथ साथ थारे को भी स्कूल में दाखिल करवाना पड़ेगा। सारा चॉकलेट का डब्बा खा गए। बहुत हुआ, अब अगर तुम दोनों के पास चॉकलेट देखी ना तो महारे से बुरा कोई ना होवेगा थारे लिए, समझी छिपकली? श्रेष्ठ ने धमकी देते हुए कस्तूरी से कहा। वही संकल्प जो अभी भी नींद में था और कस्तूरी से लिपटा हुआ था। श्रेष्ठ उन दोनों को देखते हुए बोला, मैं फ्रेश होकर आधे घंटे में आ रहा हूं, तब तक इसके कपड़े निकाल कर इसे और खुद को तैयार करने में जुट जाओ। हम दोनों को इसके स्कूल जाना है। ये बोलकर श्रेष्ठ अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कस्तूरी ने उसको पीछे से बच्चों की तरह जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए मन में कहा, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं हो सकता। ये बोलकर वह संकल्प को संभालने लगी। जब श्रेष्ठ फ्रेश होकर बाहर आया और उन दोनों को देखे बिना वह कुछ देर के लिए बाहर चला गया तो कस्तूरी ने खुद को और संकल्प को तैयार किया। उसने रॉयल ब्लू कलर का राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था। उसका ध्यान एक बार भी श्रेष्ठ की तरफ नहीं गया, जिसने रॉयल ब्लू कलर का जोधपुरी सूट पहन रखा था। वह बाहर से अंदर आया तो उसने देखा कि कस्तूरी संकल्प को तैयार कर रही थी। वह लगभग तैयार हो चुका था। उसे देखकर श्रेष्ठ ने उसके बाल सेट करते हुए कहा, लाडस, जाकर वल्लभ को बोलो गाड़ी निकालकर हमारे आने का इंतजार करें, हम दोनों अभी आ रहे से। उसने ये बोलकर संकल्प को वहां से भेज दिया। उसके जाते ही कस्तूरी के अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसे अंदाजा हो रहा था कि अब कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उसका अंदाजा तब सही साबित हुआ जब श्रेष्ठ ने उसकी बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा और गुस्से में बोला, तूने महारे से मैच करता हुआ घाघरा चोली क्यों पहना से? क्या साबित करना चाहती है दुनिया वालों के सामने कि तू महारे से प्यार करती से या मैं थारे से प्यार करे सू?
इस रिश्ते को दुनिया के सामने ढोल लेकर पीटना चाहती से। उसकी बातों से कस्तूरी डर से कांप रही थी और उसने ऐसे ही कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो हमने अंदाजे से इस रंग को पहन लिया, आप कहे तो मैं अभी बदल लेती हूँ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त कोनी से जो थारी यो फालतू हरकतों के लिए बर्बाद कर लूँ। चुपचाप चल अट्ठे से। स्कूल में थारी जरूरत न होती ना तो मैं थारे को अपने साथ कभी न लेकर जाता। श्रेष्ठ ने मुंह बनाते हुए यह जवाब दिया और उसको झटके से छोड़ा। वो खुद को उस भारी लहंगे की वजह से पहले से ही बहुत मुश्किल से संभाल रही थी और अब तो उसका बैलेंस बिगड़ ही गया था। वो झटके से नीचे गिरी। बहुत ही सही जगह पर से तू तुम्हारे पैरों में, पर अभी तुम्हारे पैरों में ही मत बैठी रह, चल खड़ी हो। उसने फिर से उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। उसकी इस हरकत से कस्तूरी की आंखें नम हो गई थी। उसने गर्दन झुका रखी थी ताकि उसके आंसू कोई ना देख सके। वो दोनों निरंजन के कमरे के सामने से गुजरे तो खुले दरवाजे से निरंजन की नज़र कस्तूरी पर पड़ी। उसको देख उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई और वो मन में बोला, बंदर क्या जाने अदरक स्वाद। हमारी छोटी बिंदनी, ये श्रेष्ठ तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाएगा जिसकी हकदार हो तुम। वो तो मैं ही तुम्हें दूंगा और वो भी बहुत ही जल्दी। दूसरी तरफ जयपुर का एक होटल। राजावत एक कमरे में सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। वो एक 40-45 साल का आदमी था। बड़ी बड़ी मूछें और गठीला शरीर होने की वजह से उसकी उम्र का ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। उसके पास एक वकील फाइल लेकर बैठा हुआ था। वो वकील उसको देखते हुए बोला, मलिक साहब, राजवाड़े की सभा में पेश होने वाली पत्र में साफ लिखा है कि ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर राजगद्दी के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने जैसलमेर के पूर्व राजा की दोनों शर्तें पूरी कर दी है जो उन्होंने अपनी वसीयत में राजगद्दी के वारिस के लिए लिखी थी। उनकी पत्नी और बच्चा दोनों उनके साथ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्रेष्ठ को ये गद्दी नहीं मिल सकती। इस गद्दी पर सिर्फ हमारा अधिकार है और श्रेष्ठ को इस अधिकार से वंचित करने के लिए हम हर हद पार करेंगे, चाहे वो हद उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हुई क्यों ना हो। राजावत ने धमकी देते हुए कहा, खतरे में है कस्तूरी की इज्जत और जान दोनों ही। क्या श्रेष्ठ कस्तूरी को इन दोनों खतरों से बचा पाएगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।